नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सेन। जलवायु परिवर्तन पर मंथन। दरअसल जब भी जलवायु परिवर्तन ये शब्द हमारे जहन में आते हैं तो फिर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए आज दुनिया कहां खड़ी है। दुनिया के तमाम देश समय समय पर मंथन भी करते हैं, कार्य योजनाएं भी तैयार की जाती हैं, आगे के सालों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन क्या आज हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये किसी एक देश की बात नहीं है और जलवायु परिवर्तन यानी कि प्राकृतिक आपदाओं को हम किसी बाउंड्री में कैद करके नहीं रख सकते हैं। जब ये आफत आती है तो वो पूरी दुनिया पर आती है, यानी कि संकट पूरी पृथ्वी का है। और जब संकट पूरी पृथ्वी का हो तो फिर ऐसे में जो दुनिया के तमाम बड़े देश हैं उनका एकजुट होना बेहद जरूरी है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां जलवायु परिवर्तन को लेकर के चर्चा चल रही है। 120 देश इसमें शिरकत भी करेंगे। 12 नवंबर तक चर्चा की जाएगी, तमाम देश इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो 2 नवंबर तक का है, यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं। रोकने के लिए किन कदमों को उठाने की जरूरत है, सबसे पहले वो हम आपको बता रहे हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है। विकासशील देशों की मदद के वादे से जो विकसित देश हैं वो पीछे ना हटे। ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास और इसे गरीब देशों से साझा करने की जरूरत है। कोयले का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद करना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। यानी कि ये वो तमाम चीजें हैं जिनके जरिए जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए इन कदमों को उठाया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन बड़ी परेशानी है और जो तमाम देश हैं वो इसको लेकर के काम भी कर रहे हैं, लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन क्या हम उन लक्ष्यों के करीब भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि अगर दुनिया के जो बड़े देश हैं कार्बन उत्सर्जन में, उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर वो देश कौन से हैं जिन देशों में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, वो भी आपको बताएंगे। एक और ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं। एकजुटता जरूरी है, जिसको लेकर के मैं बार बार जोर भी दे रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन पर एकजुटता जरूरी है। विकासशील देशों को साल 2020 तक हर साल मदद का आश्वासन दिया गया था, $100 अरब मिलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन विकासशील देशों को वादे से $21 बिलियन कम मिले हैं। साल 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में विकसित देशों ने यह वादा किया था। विकासशील देशों को साल 2020 तक हर साल $100 अरब देने का वादा किया गया था, लेकिन OECD की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में $79.6 मिले, यानी कि करीब $21 बिलियन कम मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कोशिशें की जा रही हैं, जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब मदद नहीं पहुंच रही है तो फिर सवाल कहीं ना कहीं जरूर खड़े होंगे। एक और ग्राफिक्स का हम रुख कर लेते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन सा देश कार्बन उत्सर्जन कितना करता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा देश कितने कार्बन का उत्सर्जन करता है। सबसे पहला नाम चीन का है, 9.43 BMT CO2 का उत्सर्जन करता है। जो वैश्विक भागीदारी इसकी है वो 27.8% है। अमेरिका की बात करें तो 5.15 CO2 उत्सर्जन करता है और जो वैश्विक भागीदारी है वो 15.2 है। वहीं भारत की बात करें तो भारत 2.48 BMT CO2 का उत्सर्जन करता है और वैश्विक भागीदारी की बात करें तो वो 7.3% है। वहीं इस लिस्ट में अगले नाम की बात करें तो रूस का नंबर आता है, 1.55 BMT CO2 का उत्सर्जन करता है। वैश्विक भागीदारी की बात करें तो 4.6% है। और फिर इसके बाद नंबर आता है जापान का, और अगर जापान की बात करें तो जापान 1.15 BMT CO2 का उत्सर्जन करता है और इसकी वैश्विक भागीदारी 3.4% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CO2 उत्सर्जन को सबसे पहले आपको समझना होगा, क्योंकि CO2 उत्सर्जन मतलब कार्बन
जो ऑक्साइड है वो जो निकलता है, चाहे बात उद्योगों की करें चाहे बात दूसरे तरीकों की करें, अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत में भी जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें करीब 68% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोयले पर भारत की निर्भरता कितनी है और इस निर्भरता को कम कैसे करना है, इसको लेकर के कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा पर लगातार काम किया जा रहा है, पवन चक्की का विकल्प सामने आता है, यानी कि प्रकृति की जब बात आती है तो जो प्राकृतिक उपाय हैं उनको करना बेहद जरूरी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी फरहीन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरहीन, ग्लासगो में बैठक चल रही है, लगातार जलवायु परिवर्तन को लेकर के मंथन भी किया जा रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है, ये वक्त की जरूरत भी है और लोगों के लिए समझना भी बेहद जरूरी है कि इसका असर कितना बड़ा पड़ता है। बैठक चल रही है, कितनी अहम जलवायु परिवर्तन पर यह चर्चा और इसके परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं? सोहन, बैठक किसी भी चीज़ की हो, किसी भी बात को लेके हो, चर्चा होना बेहद ज़रूरी होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग के लिए हमें सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। अब जैसे कि आपने कहा कि कई देशों की बैठक है, तो जाहिर है जलवायु परिवर्तन सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा विषय नहीं है, बाकी सारे देशों के लिए भी है, चाहे वो चाइना हो, चाहे रूस हो, कहीं भी हो, सब जगह के लिए। जिस तरह से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर 4 मकान एक साथ हैं और 3 मकानों में आग लग रही है तो बीच में आपका मकान है तो वो भी जलेगा। ठीक उसी तरह से पूरा, अगर हमारा भारत पूरी तरह जलवायु अच्छी कर भी ले, अपना किसी तरह का कोई पॉल्यूशन ना हो, तो बाकी अगर देश में भी है तो भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रभाव दूसरे देश पे पड़ेगा। तो इसलिए सारे देशों के साथ मिलकर बैठक बेहद ज़रूरी है। लेकिन बैठक होना ज़रूरी नहीं है, बैठक के बाद किस तरह के फैसले होते हैं, ये फैसले सिर्फ फैसले ही रह जाएंगे, बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी, इन पे कितना इम्प्लीमेंट होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे चर्चा होती है कि नहीं, ये हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अब चर्चा हो रही है और ऐसा पहली बार नहीं है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के चर्चा हो रही है। लक्ष्य भी हर बार निर्धारित किए जाते हैं। विकसित देशों का मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने विकासशील देशों की मदद का वादा किया था, और जो ये खाई है विकसित और विकासशील देशों के बीच में, इस खाई को पाटना भी बेहद जरूरी है जब बात जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे की आती है, क्योंकि जो दुनिया है उसमें विकसित और विकासशील दोनों देश हैं। और जब जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होगी, और गंभीर से मेरा प्राय ये है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो लक्ष्य जब हासिल नहीं होंगे तो फिर दिक्कत किसी एक देश के लिए नहीं होगी, और जो आपदा होगी वो केवल अमीर देश को नहीं देखेगी या फिर गरीब देश को नहीं देखेगी। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भारत के लिहाज से बात कर लेते हैं, भारत के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर के कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और इनसे भारत कैसे निपट रहा है? सबसे पहले तो कार्बन का उत्सर्जन ही आप देख लें कि ये शायद भारत के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए भी ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने कहा कि विकसित और विकासशील देश, तो आप खुद सोचिए कि किसी भी नए नियम के लिए सबसे ज़रूरी होता है कोशिश, और दूसरा होता है पैसा। फाइनेंशियली आप कितने मजबूत हैं ये बेहद ज़रूरी है। और किसी भी नई चीज़ को करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे इसकी पूर्ति करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। नियम बनते हैं, नए रूल्स आते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पैसे के अभाव में वो चीज़ पूरी तरह नहीं हो पाती है। इस चीज़ पर भी एक बार चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, हमारे देश में किसी भी तरह की त्रासदी होती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो बाढ़ आना हो, तूफान आना हो, बाकी देश पूरी तरह से मदद करते हैं, हर तरह से और देश भी सपोर्ट के लिए आते हैं। लेकिन ये नौबत आ ही क्यों रही है? अगर ये मदद पहले कर दी जाए कुछ बेहतर करने के लिए तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, कार्बन उत्सर्जन का मैं जिक्र कर रहा था। सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो चीन करता है, और हम अक्सर देखते हैं कि कैसे विकासशील देशों के पीछे छिपकर जो चीन है वो अपनी महत्वाकांक्षा को जो है वो बढ़ावा दे रहा है, उसको सर्वोपरि रख रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं चीन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी उसे पहल करनी चाहिए और उसको लेकर के उसे भी सजग होने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकसित देश हैं उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। लगातार उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि उद्योगों को बढ़ावा देना गलत बात है, लेकिन अगर बात जलवायु परिवर्तन की आ रही है, इससे होने वाले नुकसानों की आ रही हैं, और लगातार जब बैठकें होती हैं तो उनमें एक लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है कि इतने वक्त में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको इतना कम करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि जो चीन के आंकड़े हैं वो तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीन की स्थिति है
उस पर भी विचार करने की जरूरत है और जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है उसको इस बारे में सोचने की जरूरत है? तो देखिए चीन एक बेहतर देश माना जाता है। वहाँ की अगर आप देखें तो वहाँ का बिज़नेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चीज़ें अब तो भारत में काफ़ी कम करती है, लेकिन आप देखें कि वहाँ से कितनी चीज़ें भारत में आती थीं, किस तरह के खिलौने आते थे, तो ज़ाहिर है वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। ज़्यादा कोई चीज़ वहाँ पे अगर बनेंगी, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें बिज़नेस अच्छा होगा, तो उसके नुकसान भी होंगे। आपको पता है किसी भी बेहतर चीज़ के लिए कोई फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो उस नुकसान को चीन कभी आपको सामने ज़िक्र थोड़ी ना करेगा। उसको उसका सिर्फ़ एक मोटो है कि पैसा कमाना और किसी तरह से लोकप्रिय होना। शायद यही वजह है, आप देखें तो वहाँ पे एक वेस्ट चीज़ को भी किस तरह यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन उस वेस्टेज के बाद, जो यूज़ करने के बाद जो चीज़ें जो नुकसान हो रहा है, किस तरह का कार्बन वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इस पे कोई आपको रिपोर्ट नहीं दिखाएगा। तो कहीं न कहीं अपनी अच्छाई के पीछे चीन इस बुराइयों को छुपा लेता है। कहीं अब देखिए, अगर आप तो भारत भी जिस तरह से अपनी चीज़ें बढ़ा रहा है, फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ से होने वाला पॉल्यूशन किस तरह से ज़मीन को, पानी को बर्बाद कर रहा है। तो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी रिसर्च आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या कभी चीन ने इन चीज़ों का ज़िक्र किया कि हमारे देश में इस तरह का विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो खराबियाँ हैं, वो कभी चीन अपने आप को एक्सप्लेन करने की इजाज़त नहीं देता। कोई शख्स वहाँ का कोई ये बात नहीं बताता है। अभी आप अगर कोरोना की बात कर लें, जो आजकल चल रहा है, तो जो खबरों के मुताबिक है, तो वुहान लैब से इसका वायरस रिलीज़ हुआ, जो पूरी दुनिया को तबाही मचाने में मजबूर कर गया। तो आप खुद सोच के देखिए, चीन इस बात को खुद भी एडमिट नहीं कर रहा है कि हमारी लैब से ये चीज़ निकली। हालाँकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना ने जो तबाही मचाई वो आपके सामने ही है। तो कोई भी देश अगर आगे बढ़ के कोई स्टेप उठाता है, तो उसके नुकसान भी होते हैं, वो नुकसान चीन नहीं बता रहा है। तो अब बाकी देश किस तरह से उसको प्रेशराइज़ करेंगे या उसको कहेंगे कि एक्सटेंड करो, ये बाकी देश के ऊपर है कि चीन को इस तरह से करने से रोका जाए या इस तरह के पॉल्यूशन पर रोक लगाई जाए। तो ये है। अच्छा, ठीक है। 2009, अब भारत के लिहाज से मैं बात कर लूंगा कि 2009 में जब बैठक हुई थी तो भारत ने एक लक्ष्य रखा था कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको 2030 तक 22 से करीब 35% तक कम करेंगे। और आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है, लगातार इसको लेकर के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन फरीन, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत की जिस तरह से कोयले पर निर्भरता है, क्योंकि भारत में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिस तरह से मैं आंकड़े पहले भी अपने दर्शकों को बता रहा था कि जो करीब 60 से 70% कार्बन का उत्सर्जन होता है वो ऊर्जा उत्पादन की वजह से होता है। और ऊर्जा उत्पादन में भारत में जो है वो कोयले का बेहद इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर ऐसे में विकल्पों को भी तलाशना बेहद जरूरी है, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों के लिए। और अब जो दिक्कत सामने आ रही है कि उन विकल्पों में खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर इन दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे और वो विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? सोहन, मैं बिल्कुल अगर बेसिक आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से आज भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है। बाकी टॉप क्लास देशों में भारत का नाम आता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि भारत किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि आगे बढ़ने के लिए कुछ नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। तो फ़ायदे तो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन नुकसान नहीं आ रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि बिजली का जो उत्पादन होता है उसके लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचिए, जब ज़्यादा बिजली चाहिए होगी तो कोयले का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। जब कोयले का यूज़ होगा तो कार्बन रिलीज़ होगा और फिर पॉल्यूशन फैलेगा। आप खुद सोचिए कि एक वक़्त था जब एसी नहीं हुआ करते थे, लोग कूलर पंखों से काम चलाते थे। आज लोग बिना एसी के बैठ नहीं रहे हैं। तो एसी जब चलेगा, ज़्यादा बिजली रिलीज़ होगी। ज़्यादा रिलीज़ होगी तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसका सामना आपके सामने आज है। तो मेरे हिसाब से ये है कि थोड़ा-सा हमको अपनी फैसिलिटीज़ को कम करना चाहिए, ताकि हमें और चीज़ों की ज़रूरत कम पड़े। अगर आप लिमिटेड पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लिमिटेड बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जब नीड कम होगी, तो उन चीज़ों का यूज़ कम होगा, तो चीज़ें बनाई भी कम जाएँगी। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो उसका नुकसान भी होता है। वो पानी आप देखते हैं, हालाँकि आप देखिए भारत में किस तरह के तूफ़ान आ रहे हैं। दूसरी कंट्री में आप देख रहे हैं तो ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो कभी वक़्त हुआ करता था कि साल में 1 या 2 बार वो ज्वालामुखी फटती थी, वो आज कई-कई बार फट रहे हैं। जंगलों में आग लग रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ से हिली हुई है। आप इसका अगर बेसिक रीज़न देखें तो कहीं न कहीं इंसान ही ज़िम्मेदार है। आप भगवान ने एक साफ-सुथरी ज़मीन दी थी जिसको आपने खराब किया है। अगर आप भारत में देखें तो आज बिल्डिंग खड़ी हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है? उस ज़मीन में जहाँ कभी जंगल हुआ करते थे या पेड़ हुआ करते थे। अगर मैं, जैसे आपने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत होती है, किसी बेहतर काम को करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि पैसे के साथ-साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में,
को कंट्रोल कर सकें, जो कि हम कर नहीं रहे। कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे जितने पेड़ थे जो काटे गए, उस पेड़ को उसकी पूर्ति करने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बाकी देशों से हमें सबक लेना चाहिए कि डिग्री अगर हम कर सके, जैसे फिलीपींस में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ की यूनिवर्सिटी जब बच्चों को डिग्री दी जाती है तो बच्चों को कहती है कि आप 10 या 12 पेड़ लगाएं, और जब वो बच्चे पेड़ की देखभाल करते हैं, तो पेड़ लगाना नहीं, पेड़ की देखभाल भी देखते हैं, उसके बाद वो उनको डिग्री देते हैं। लेकिन इस तरह के रूल अगर भारत में बनाए जाएंगे तो शायद उसको पेड़ लगा के उसकी देखभाल कोई करेगा नहीं। पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाके मर जाते हैं वो कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की पहल की बात की जाए तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की पहल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थी हमारी सहयोगी फरीन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने में हम लगातार तमाम देशों का जिक्र कर रहे हैं कि बैठकें चल रही हैं, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, इन देशों को क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन देशों के साथ साथ एक आम इंसान की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे तो जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से लड़ सकते हैं, इससे निपट भी सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश ये करनी होगी, साथ ही साथ उम्मीद ये करनी होगी कि जो बैठकें चलती हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि जो लक्ष्य 2030 तक जो पृथ्वी का तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया था। क्या हम उस दिशा में सही आगे बढ़ रहे हैं? इन पर समय समय पर आकलन होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब धरती का तापमान बढ़ता है तो फिर कई दिक्कतें सामने आती हैं, और ये दिक्कतें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने महसूस होती हैं, हमें इस तौर पर दिखती हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से एक के बाद एक भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए, किस तरह से एक हिस्से में लगातार तेज बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी जगह सूखा पड़ा हुआ है। तो इन दिक्कतों से अगर पार पाना है, प्रकृति के प्रति जवाबदेही हर इंसान को अपनी तय करनी होगी, तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से निपट सकते हैं। क्योंकि ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, इसके प्रति जिम्मेदारी केवल सरकारों की ही नहीं बल्कि हम सब की है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।